नमस्कार प्रिय मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वो वर्ण विचार से संबंधित है। आज वर्ण विचार को आगे बढ़ाते हुए भाग 2 में आपका स्वागत है। इसमें कुछ स्वरों के बारे में कुछ बात रह गई थी जो इस वीडियो में आपको समझाई जाएगी। यानी श्वास वायु के आधार पर स्वरों को वर्गीकरण, श्वास वायु के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी श्वास वायु के आधार पर स्वरों को क्या माना जाता है। तो देखो, श्वास की मात्रा के आधार पर सभी स्वर अलग प्राण होते हैं। यानी श्वास, जब हम कोई भी स्वर बोलते हैं तो श्वास ज़्यादा बाहर निकलती है या कम निकलती है, इसके आधार पर। जैसे ए स्वर है, ए बोला, आ, ई, तो ये जितने भी स्वर हैं ये स्वर क्या माने जाएंगे, अलग प्राण माने जाएंगे। जैसे इनको समझाने के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे एक तो बोलते हैं हम कै बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं खे, तो इस पर कम जोर देना पड़ता है, इस पर ज़्यादा जोर देना पड़ता है। कै, खे ऐसे देखेंगे, गे, घे, इस प्रकार से स्वरों में तो हमें सही पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे व्यंजन बोलेंगे तो इसमें स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे और भी दूसरा बोलेंगे, जैसे बोला चे, फिर बोलेंगे छे, फिर बोलेंगे जे, फिर बोलेंगे झे, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा जोर देना पड़ता है, इस पर कम जोर देना पड़ता है, इस पर ज़्यादा जोर देना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि श्वास वायु के आधार पर सभी स्वर क्या माने जाएंगे, अलग प्राण माने जाएंगे। आगे है, यानी इसमें बताया गया है अलग प्राण क्या होता है, श्वास वायु का कम मात्रा में मुख से बाहर निकलना ही क्या होता है, अलग प्राण होता है। अलग प्राण का मतलब क्या होता है, जैसे हम श्वास वायु है ये कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है जब हम कोई भी स्वर बोलते हैं तो। अब दूसरी बात यह है, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, यानी स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर सभी स्वर कैसे होते हैं, घोष होते हैं। यानी स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर सभी स्वर कैसे होते हैं, घोष होते हैं। ये भी देखो घोष कैसे होते हैं, इसके बात बताई गई है। यानी घोष किसको कहते हैं, तो इसके लिए देखो घोष का मतलब है ध्वनियों के उच्चारण में हवा गले से निकलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा करती है। यानी जिन ध्वनियों को बोलते हैं, जिन ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियों में कंपन अधिक होता है, तो वे क्या कहलाती हैं, घोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं कि बाहर समझा दे, जैसे देखो एक तो होता है कै, एक होता है कै, एक होता है खे, एक होता है खे। ये तो दोनों अघोष ध्वनियाँ माने जाएंगी, यानी इसमें कंपन थोड़ा कम होता है, इनका उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्र में। फिर बाद में देखो एक होता है गे, एक होता है घे, एक होता है ङे, इसको ङे बोला जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसका उच्चारण कैसे करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे हम ङे, इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। तो यानी एक तो जैसे कै वर्ग है, कै वर्ग, इसका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यानी एक वर्ग में कुल 5 अक्षर होते हैं। जैसे कै वाली लाइन है पूरी, कै, खे, गे, घे, ङे, इसको कै वर्ग में शामिल किया जाएगा।
तो इस ऐसे जैसे देखेंगे च वाली लाइन च छ ज झ ङ ये च वर्ग में, टे वाली टे ठे डे ढेण ये टे वर्ग में, टे वाली लाइन टे थे दे धे न ये टे वर्ग में आएगी। इसी प्रकार कैसे पे तक 5 वर्ग बनते हैं, क वर्ग टे वर्ग च वर्ग टे वर्ग और पे वर्ग 5 वर्ग बनते हैं। इन पांचों वर्गों का जो तीसरा अक्षर होता है, तीसरा चौथा पांचवा, ये घोष होते हैं, घोष वर्ण माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? घोष वर्ण। इसमें अंतर यह है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं, इन स्वर तंत्रियों में क्या होती है, कंपन पैदा होती है। कंपन तो सभी में होती है लेकिन इसमें थोड़ी ज़्यादा होती है, इस कारण ये घोष वर्ण है ना जो माने जाते हैं। तो इसी प्रकार देखेंगे तो सभी स्वर क्या होते हैं, यानी सभी स्वर, यानी स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर सभी स्वर क्या माने जाएंगे, घोष माने जाएंगे। प्रथम प्रश्न आ जाएगा कि स्वर माने जाते हैं, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, घोष। इन कंपन के आधार पर स्वर क्या माने जाते हैं, घोष ये माने जाते हैं। जैसे प्रश्न आ गया निम्न में से घोष वर्ण है, एक दे दिया, जैसे के दे दिया, टे दे दिया, थे दे दिया और एक दे दिया ए। तो निम्न में से सही कौन सा होगा, तो इसमें हो जाएगा ऐसे ही हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। पूछ लिया श्वास वायु के आधार पर। निम्न में से अलग प्राण है, अलग प्राण हो जाएगा। जैसे दे दिया, मान लो आ दे दिया, खे दे दिया, घे दे दिया और धे ये दे दिया। तो अब इनमें से सही कौन सा होगा, इसमें हो जाएगा ऐसे ही हो जाएगा। आगे है हमारे जो जीव है, इसकी क्रियाशीलता के आधार पर, यानी हम कोई भी उच्चारण बोलते हैं, कोई भी अक्षर बोलते हैं, कोई भी वर्ण बोलते हैं, चाहे कुछ बात बोलो, हमारी जो जीभ है वो हिलती है, वो क्रिया करती है, तभी हम कोई भी वर्ण का उच्चारण है ना कर सकते हैं। और हमारी जीभ सर्वाधिक भूमिका निभाती है उच्चारण करने में। तो हमारी जीभ है ये मुंह के जिस भाग को स्पर्श करती है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान माना जाता है। और जीभ का कौन सा भाग अधिक सक्रिय रहता है या क्रिया करता है, तो उसके आधार पर यहाँ पर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। यानी जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर वर्णों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। यानी जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, 3 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है, 3 भागों में किया गया है। वो किस प्रकार से है, देखो, एक तो हो जाएगा अग्रस्वर, अग्रस्वर, दूसरा हो जाएगा मध्य स्वर और तीसरा हो जाएगा पश्च स्वर। इन 3 भागों में इनका वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये हमारा कंठ भाग है, कंठ भाग से ये जो जीभ निकलती है, ये आगे हमारे दंत भाग, दांत वाला भाग ये हो गया, यहाँ तक हमारी जीभ होती है, ये जीभ है। तो ये जो भाग होगा अग्रभाग, ये जो भाग होगा मध्य भाग, और ये जो भाग होगा ये पश्चिम भाग होगा। तो यहाँ पर जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन से 3 भाग हैं, एक अग्रभाग, एक मध्य भाग और तीसरा है पश्चिम भाग। यहाँ पर अब देखो कौन से स्वर अग्रभाग से बोले जाते हैं, कौन से मध्य भाग से बोले जाते हैं, कौन से पश्चिम भाग से
बोले जाते हैं। तो इसमें थोड़ा बताया गया है, देखो पश्य स्वर कौन से हैं, अग्र स्वर कौन से हैं। अग्र के बारे में जान, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग सक्रिय रहता है वे अग्र स्वर कहलाते हैं। इन अग्र स्वर की परिभाषा क्या हो जाएगी, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग सक्रिय रहता है वे अग्र स्वर कहलाते हैं। अब अग्र स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, ई ए ऐ, ये जो हैं इनको अग्र स्वर माना गया है। जब हम इनका उच्चारण करेंगे, चाहे बोल के देख लो, जीभ के आगे का भाग इसमें क्रिया करेगा, जैसे ई ए, यानी आगे का भाग जो है ना क्रिया करता है। जीभ का आगे का भाग है, धातु के पास जो भाग है जीभ का, वो भाग ज़्यादा क्रिया करता है। अब दूसरा है आगे हमारा मध्य स्वर। मध्य स्वर में क्या आता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है वे मध्य स्वर कहलाते हैं। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य का भाग अधिक सक्रिय रहेगा तो वो कैसे स्वर हो जाएंगे, मध्य स्वर कहलाएंगे। इसमें केवल एक ही आएगा, ए। अब जैसे ए बोलेंगे, ए एक बोलोगे आप, ई ए ऐ, एक तो उसको बोल के देखेंगे, जीभ का आगे का भाग क्रिया करता रहेगा, और एक आप बोलोगे ए बोलोगे तो जीभ का जो मध्य का भाग है ना वो क्रिया करेगा। तीसरी बात है, तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे कौन से स्वर हैं, पश्य स्वर है। पश्य स्वर, पश्य का मतलब जीभ का कौन सा भाग, जो कंठ के पास में भाग है वो, कंठ की तरफ जीभ का जो भाग है वो। देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सक्रिय रहता है वे पश्य स्वर कहलाते हैं। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सक्रिय रहता है वे पश्य स्वर कहलाते हैं। जैसे देखोगे आ, उ, ओ, एक बीच में अब हो रह गया, और ओ, ये जो हैं ये पश्य स्वर के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाएंगे, पश्य स्वर के नाम से जाने जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिला पढ़ने के लिए, यानी जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला हो जाएगा अग्र स्वर, दूसरा हो जाएगा मध्य स्वर, तीसरा हो जाएगा पश्य स्वर। अग्र स्वर में आपको मैंने बताया था जीभ का आगे का भाग अधिक सक्रिय रहता है वो अग्र स्वर हो जाएगा, और जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य का भाग अधिक सक्रिय रहता है वे मध्य स्वर कहलाते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग अधिक सक्रिय रहता है वे क्या कहलाते हैं, पश्य स्वर कहलाते हैं। तो अब जैसे प्रश्न आ जाएगा, निम्न में से मध्य स्वर है, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर निम्न में से मध्य स्वर है, ए हो गया, ई, ब हो गया, ए, स हो गया, उ, और द हो गया, ओ। अब इसमें सही कौन सा होगा, मध्य भाग में पूछा तो मध्य में कौन सा बोला जाएगा, ए बोला जाएगा। ऐसे प्रश्न आ गया, निम्न में से पश्य स्वर है, निम्न में से पश्य स्वर है। ऑप्शन हो गया, जैसे पहला हो गया ई, दूसरा हो गया ए, तीसरा हो गया ए, और चौथा हो गया उ। तो प्रश्न क्या था हमारा, पश्य स्वर कौन सा है, पश्य स्वर कौन सा हो जाएगा, उ हो जाएगा। इस प्रकार से है। देखो इसमें आगे थोड़ा सा और बताया गया है कि अब मात्रा क्या होती है,
इसके यहाँ पर थोड़ी परिभाषा दी गई है कि जब स्वर वर्णों को अकेला लिखा जाता है तो उनको पूरे रूप में लिखा जाता है, और जब स्वरों को व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो इनका लघु या संकेत रूप लिखा जाता है, उसे मात्रा कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब स्वर अकेले लिखे जाते हैं तो उनको पूरे रूप में लिखा जाता है, और जब इनको किसी व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो इनका लघु या संकेत रूप लिखा जाता है। तो उस लघु या संकेत रूप को किस नाम से जाना जाता है? मात्रा के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर देखो स्वर अकेले लिखे गए हैं, जैसे आ, ई, ए, औ, ये स्वर अकेले लिखे गए हैं तो इनको पूरे रूप में लिखा गया है, और इन्हीं को जैसे व्यंजन के साथ मिला के लिखा गया है, का, थी, जे, लो, ये जो व्यंजन है इन व्यंजन में स्वर मिला हुआ है, तो इनका जो लघु या संकेत रूप है ना वो ही लिखा गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मात्रा। जैसे हम इसके टुकड़े करेंगे, क है, क, धन, आ। तो देखो ये जो का शब्द था, का अक्षर था, इसमें क्या होगा? इसके हम टुकड़े करेंगे तो इन कैसे स्वर अलग निकालेंगे तो हलंत युक्त हो जाएगा, और ये आ अलग निकल गया। तो यहाँ पर देखो आ क्या था? स्वर था। जब ये अकेला लिखा जाएगा तो इस रूप में लिखा जाएगा, और ये जब किसी भी व्यंजन के साथ मिला हुआ होगा तो ये किस रूप में लिखा जाएगा? इस रूप में लिखा जाएगा। जैसे हम दूसरा कोई भी देखेंगे, जा। अब जा में कौन सा स्वर है? आ स्वर है। इसके टुकड़े करेंगे तो जय, धन, आ। तो ये आ अलग स्वर निकल जाएगा, तो अलग लिखा जाएगा, अकेला लिखा जाएगा तो इस रूप में लिखा जाएगा, और जब ये किसी भी व्यंजन के साथ लिखा जाएगा तो उसका लघु या संकेत रूप लिखा जाएगा। तो जैसे हमने पहली दूसरी क्लास में पढ़ा था, मात्राएं हमने सीखी थी। जैसे ए, इस ए की कोई मात्रा नहीं होती है, किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है वो हट जाएगा। जैसे मान लो च है, अब इस च में कोई स्वर नहीं है और इस च को ऐसे लिख दिया तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका ये जो हलंत है ना, ये हलंत हटा दिया, मतलब इसमें कौन सा स्वर माना जाएगा? ए स्वर माना जाएगा। जैसे हम इसको टुकड़े करेंगे, च, धन, ए, इन च के नीचे हलंत लगा दिया, मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है, इसके नीचे हलंत हटा देंगे, च का हलंत हटा दिया, क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा स्वर माना जाएगा? ए स्वर माना जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ए की कोई मात्रा नहीं होती है, किसी भी व्यंजन के नीचे अगर हलंत लगा हुआ होता है और उस हलंत को हटा देंगे तो ये मान लेंगे हलंत हटते उसमें कौन सा स्वर आ जाएगा? ए स्वर आ जाएगा। कौन सा स्वर आ जाएगा? ए स्वर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे लिख दिया जय, टे, ढे, पे, ये कुछ है। अब इनके नीचे जैसे हलंत लगा देंगे तो इसमें कोई भी स्वर नहीं होगा, और जैसे इसका हम हलंत हटा देंगे, जैसे हलंत हटा दिया और सीधे लिख दिया, जैसे कै, गे, जे, पे, भे, मैं, से, ये। अब इनके नीचे हलंत नहीं है, न कोई मात्रा है, तो इसका मतलब इन व्यंजन वर्णों में कौन सा स्वर माना जाएगा? ए स्वर माना जाएगा। इन सभी व्यंजन वर्णों में कौन सा स्वर मिला हुआ है? ए मिला हुआ है। क में भी ए मिला हुआ है, ग में भी ए मिला हुआ है, ज में भी ए मिला हुआ है, पे में भी मिला हुआ है, भे में भी ए मिला हुआ है, मैं में भी ए मिला हुआ है, और स में भी ए मिला हुआ है। तो
हम जैसे पढ़ा था पहली क्लास में, तो मात्रा सीधी पढ़ी थी, आग की मात्रा। आग की मात्रा इस प्रकार से होती है, छोटी की ऐसे होती है, बड़ी की, छोटा ऊ की, बड़ा ऊ की, एक की, ऐ की, ओ की, औ की, अंक की, यानी अंक की मात्रा और अह की मात्रा, ये हमने पढ़ी थी। तो ये मात्राएं क्या होती हैं, ये स्वरों का लघु रूप होता है। जब हम इसको मिलाते हैं तो स्वरों के साथ, इन व्यंजनों के साथ केवल इनका लघु संकेत रूप लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखो एक शब्द, एक अक्षर है ठी, कौन सा है, थी। अब इसमें कौन सा स्वर माना जाएगा, तो इसमें मात्रा किसकी है, बड़ी की मात्रा है। किसकी मात्रा है, बड़ी की मात्रा है। तो इसमें कौन सा स्वर माना जाएगा, बड़ी ई स्वर माना जाएगा। जैसे हम इसको टुकड़े करेंगे तो कैसे होंगे, थे धन ई, ये थी के क्या हो गए, टुकड़े हो गए। थे के नीचे हलंत लगाया, थे से स्वर हमने अलग किया, तो मात्रा किसकी थी, बड़ी की मात्रा थी। तो इसमें कौन सा स्वर माना जाएगा, बड़ी स्वर माना जाएगा। जैसे हम पढ़ेंगे को, पढ़ेंगे को है, को में किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है। किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा। तो इसमें कौन सा स्वर मिला हुआ होगा, ओ स्वर मिला हुआ होगा। हम इसको टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा, क धन ओ। यानी जैसे हम किसी भी व्यंजन से स्वर अलग करेंगे तो उसके नीचे हमें ये संकेत लगाना जरूरी होगा। अगर ये हम नहीं लगाएंगे, सीधा कैसे लिख दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए स्वर मिला हुआ माना जाएगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत नहीं है, तो मतलब उसमें क्या है, ए स्वर मिला हुआ है। उसके किसी प्रकार की मात्रा नहीं होनी चाहिए और उसके नीचे हलंत भी नहीं होना चाहिए, सीधा वो लिखा होना चाहिए। तो उसमें कौन सा स्वर माना जाएगा, ए स्वर माना जाएगा। बाकी स्वरों की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अन्य को हम पहचान सकते हैं, क्योंकि उनकी आगे क्या होती है, मात्रा का संकेत होता है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे जे, ये जो जे लिखा हुआ है, ये जे, इसमें किसकी मात्रा है, एक की मात्रा है। तो इसमें कौन सा स्वर माना जाएगा, ए स्वर माना जाएगा। इसको टुकड़े करेंगे तो जय ए, जय धन ए, इसके टुकड़े हो गए। जैसे हम किसी भी व्यंजन से स्वर अलग करेंगे, स्वर अलग करेंगे तो उसके नीचे ये चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। आगे देखो, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। क्या पढ़ेंगे, व्यंजन वर्ण। मैंने आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो और विभाजन किया जाना संभव नहीं हो, वे क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था, अभी मैं बताता हूँ। जैसे एक शब्द है कमल, ये शब्द है, शब्दों की रचना वर्णों के मेल से होती है। जैसे हम इसको टुकड़े कर सकते हैं, कै धन, मैं धन, ल, इस प्रकार से इसको टुकड़े कर सकते हैं हम। अब इनके और भी टुकड़े कर सकते हैं। जैसे लिखा, टुकड़े कैसे कर सकते हैं, कमल के कै धन, ए धन, मैं धन, ए धन, ल धन ए, इस प्रकार से इसके टुकड़े कर सकते हैं। तो यानी वर्ण की परिभाषा क्या होती है कि वह ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो और विभाजन किया जाना उसका संभव न हो, वह वर्ण कहलाती है। जैसे हमने इसका अंतिम विभाजन कर दिया है इनका, यानी अब इससे ज़्यादा हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते, ये इसके अंतिम टुकड़े हैं। तो ऐसी ध्वनि जिसके हम अंतिम विभाजन कर देते हैं, उसके आगे उसका विभाजन किया जाना संभव नहीं होता है, क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। और वर्णों को दो भागों में बांटा था, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वरों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। अब 2 नंबर पे आता है हमारा व्यंजन वर्ण। क्या आता है, व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण होते क्या हैं, किसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, इनकी पहचान क्या होती है। देखो इसकी परिभाषा है,
जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यानी प्रत्येक व्यंजन वर्ण का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हम बिना स्वर की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो वो संभव नहीं होता है। अकेले रूप में जैसे लिखेंगे तो सब किसी शब्द में तो हो सकता है, बाकी अकेले अगर इनको लिखेंगे तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। बिना स्वर की सहायता से इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। जैसे देखो के, दे, ले, में आदि, इसके विस्तार के बारे में थोड़ा नीचे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। जैसे परिभाषा में पढ़ा आपने, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यानी प्रत्येक व्यंजन वर्ण का उच्चारण करने में हमें किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता से हम इनका उच्चारण है जो नहीं कर सकते हैं। जैसे हमें बोलना है कै बोलना है, कै बोलेंगे तो इसमें एक की ध्वनि निकलेगी। कै हमें सुनाई देगा, एक की ध्वनि में सुनाई नहीं देगी। जैसे बोल के देखेंगे कै, श्वास छोड़ेंगे तो एक की ध्वनि निकलेगी। ऐसे बोलेंगे टे, श्वास छोड़ेंगे तो एक की ध्वनि हमें सुनाई देगी। तो ऐसे ही हम जितने भी व्यंजन वर्ण हैं इनका उच्चारण करेंगे तो इनका उच्चारण करने के लिए हमें एक स्वर की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हम इनको लिखेंगे बोलेंगे, बोलने में जैसे हम इसको बोलेंगे तो बोलने में हमें एस स्वर की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हम लिखते हैं ना के, खे, गे, घे, ने, चे, छे, जे, झे, ये। जैसे ये लिखेंगे ऐसे हम जैसे पहले क्लास में क्या पढ़े थे, सीधे सीधे पढ़े थे। अब देखो इसके नीचे किसी के नीचे हलंत नहीं है। हलंत मैंने आपको बताया था, ऐसी लाइन तिरछी लाइन कहीं भी नहीं है। तो मतलब इन सभी में क्या है, एस स्वर मिला हुआ है। तो जैसे हम ऐसे व्यंजन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो इनका उच्चारण करने में हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। और जैसे मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, जैसे मान लो पढ़ेंगे का, जा, ना, ला। अब देखो इसमें किसकी मात्रा है, आग की मात्रा है। सब में आग की मात्रा, तो इसमें कौन सा स्वर माना जाएगा, अस्वर माना जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यंजन वर्ण है अगर हम उनका उच्चारण करेंगे तो उनका उच्चारण करने में हमें स्वर की सहायता अवश्य लेनी पड़ेगी। बिना स्वर की सहायता के हम उसको नहीं बोल सकते हैं, अकेले को नहीं बोल सकते हैं। वैसे शब्द के साथ तो बोल सकते हैं। जैसे मान लो एक बोल दिया वाक्य है, वाक्य है, तो यहाँ पर तो बोल सकते हैं इस कै में अब कोई व्यंजन नहीं है, कोई स्वर नहीं है, वाक्य लिखा गया। वाक्य क्या, जैसे हम टुकड़े करेंगे तो किस प्रकार से इसके टुकड़े करेंगे, वै, धन, आ, धन, के, धन, ये, धन, ए, इस प्रकार से इसके टुकड़े करेंगे। तो अब इस कै में, कै और ये के बीच में कोई स्वर नहीं है, तो ये कै क्या होगा, आगे वाले व्यंजन के साथ इसको मिला करके लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कोई भी व्यंजन है उस व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं होता है। इस कारण जैसे हम कोई शब्द लिखे हुए देखते हैं, जैसे अंत, अंत लिखा हुआ देखा, तो ये जो न है इस न में कोई स्वर नहीं है, इस कारण ये आगे वाले व्यंजन में मिला के लिखा गया है। जैसे देखते हैं व्यक्ति, तो इस व में कोई स्वर नहीं है इसलिए आगे वाले व्यंजन में मिला के लिखा गया है। इस क में कोई स्वर नहीं है इसलिए आगे वाले त में मिला के लिखा गया है। त में कौन सा स्वर है, मात्रा किसकी है, छोटी की, तो इस त में ई स्वर है। तो जैसे व्यक्ति है उसके टुकड़े करेंगे तो किस प्रकार से होंगे, इसके टुकड़े होंगे
व धन ये धन ए धन के धन ते धन ई, इस प्रकार से इसके टुकड़े होंगे। अब तो यहाँ पर देखो वह भी व्यंजन है और यह भी व्यंजन है, तो इन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं है, इसलिए पूरा नहीं लिखा जाएगा, इस स्वर में मिला करके लिखा जाएगा। और इस ये के आगे क्या है, ए स्वर है, ए स्वर इस ये भी मिल जाएगा, तो इसका हलंत हट जाएगा। आगे क है, क के बाद में तय व्यंजन है, क और तय के बीच में कोई स्वर नहीं है, इसलिए क अकेला, ये जो क है अकेला नहीं लिखा जाएगा, तय व्यंजन में मिलाकर के इसको लिखेंगे। और इस तय के आगे क्या है, ई स्वर है, इसलिए इस तय में किसकी मात्रा लगाएंगे, छोटी की मात्रा लगाएंगे। मैंने आपको बताया था मात्रा क्या होती है, मात्रा होती है स्वर का लघु या संकेत रूप होता है। मात्रा क्या होती है, किसी भी स्वर का लघु या संकेत रूप होता है। इस प्रकार किसकी रचना होती है, व्यक्ति की रचना होती है, व्यक्ति शब्द बनता है। तो कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं होते हैं। अगर हमें इनका उच्चारण करना है तो स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी, तभी इनका उच्चारण हम कर सकते हैं। अब व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है। कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है। कौन कौन से हैं, के खे गे घे ङे, यानी ये 5 हैं, ये किस में माने जाएंगे, क वर्ग में आएंगे। किस में आएंगे, क वर्ग में। क वर्ग नीचे वाले च वर्ग में, च वर्ग ट वाले आएगी, ट वर्ग में प वाले, प वर्ग में ट वाले आएंगे, ट वर्ग में आ जाएंगे। इस प्रकार से 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ग बनते हैं। कितने वर्ग बनते हैं, 5 वर्ग बनते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग बनते हैं। और इन पांचों में एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। यानी ये जो वर्ग है आपको समझ में आ गया होगा, यानी के वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 5 वर्ग होते हैं। और एक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, 5 अक्षर होते हैं। तो 5 वर्ग और एक वर्ग में 5 अक्षर है, तो कुल कितने अक्षर हो जाएंगे, 25 वर्ण हो जाएंगे। यानी 5 वर्गों में कुल कितने व्यंजन वर्ण होते हैं, 25 व्यंजन वर्ण होते हैं। तो इनको क्या माना जाते हैं, कैसे लेकर के मैं तक होते हैं, इनको स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन वर्ण के नाम से जाना जाता है। फिर नीचे बचते हैं आगे 4 अक्षर, ये रे ले व, ये रे ले व, इनको किस नाम से जाना जाता है, अंतस्थ। अंतस्थ के नाम से जाना जाता है। फिर बचते हैं श है, ये 4 अक्षर हैं, इनको ऊष्म वर्ण के नाम से जाना जाता है। ऊष्म वर्ण के नाम से जाना जाता है। इनका नीचे विस्तार से बताया गया है। इनको देखो, आता है स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण, यानी कैसे लेकर मैं तक के वर्ण, इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 25 होती है। कैसे लेकर मैं तक के वर्ण किस नाम जाने जाते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण के नाम से जाने
जाते हैं। स्पर्श व्यंजन का मतलब है कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ, यानी जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो श्वास वायु थोड़ी देर के लिए मुंह में रुकेगी और जीभ मुंह के किसी भाग को स्पर्श करेगी, बाद में हवा हमारे मुख से बाहर निकलेगी, तो ये स्पर्श वर्ण कहलाएंगे। यानी स्पर्श वर्ण की परिभाषा क्या होगी कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में श्वास वायु मुंह में थोड़ी देर रुकती है और हमारी जीभ मुंह के किसी भाग को स्पर्श करने के बाद हवा बाहर निकलती है, तो वे स्पर्श वर्ण कहलाएंगे। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कहाँ से कहाँ तक? कैसे लेकर के मैं तक। ये वर्ण क्या माने गए हैं? स्पर्श वर्ण माने गए हैं। जैसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया, निम्न में से स्पर्श वर्ण है, निम्न में से स्पर्श वर्ण है, आ गया के, से, रे, है। कौन सा है? उत्तर हो जाएगा के। यह पूछ लिया निम्न में से स्पर्श वर्ण नहीं है, दे दिया है, रे, ले और ध, तो इसका उत्तर हो जाएगा ध। क्या हो जाएगा? स्पर्श वर्ण है और नहीं है, स्पर्श वर्ण होगा है। ऐसा प्रश्न आ गया, निम्न में से स्पर्श वर्ण है तो हो जाएगा ध, और नहीं है तो इस प्रकार से बनेगा, जैसे के दे दिया, दे दिया और ज दे दिया और एक दे दिया है, तो स्पर्श वर्ण नहीं है। कौन सा नहीं है नहीं है। इस प्रकार से अगर है आ जाएगा, निम्न में से स्पर्श वर्ण है, तो कैसे लेकर के मैं तक के जितने वर्ण हैं ये सारे कौन से बन गए हैं? स्पर्श वर्ण माने गए हैं। आगे अंतस्थ वर्ण के बारे में बताया गया है। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? ये, रे, ले, वे। ये, रे, ले, वे, ये जो 4 अक्षर हैं इनको क्या माना गया है? अंतस्थ वर्ण माना गया है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 4। ये जो 4 वर्ण हैं, ये, रे, ले, वे, इनको क्या माना गया है? अंतस्थ वर्ण माना गया है। यानी ये स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य स्थित होते हैं, यानी इनको न तो पूर्ण रूप से स्वर माना गया है और न ही पूर्ण रूप से व्यंजन माना गया है। ये स्वर और व्यंजन दोनों के बीच की ध्वनियाँ हैं, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आगे हैं ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? से। ये जो 4 हैं, से है, ये 4 वर्ण हैं, इनको किस नाम जाना जाएगा? ऊष्म व्यंजन वर्ण के नाम से जाना जाता है। ऊष्म क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हवा थोड़ी है रगड़न के साथ, घर्षण के साथ मुख से बाहर निकलती है। जब हम इनको बोलते हैं तो हमारा जो मुंह का जो भाग है वो बिल्कुल आपस में स्पर्श कर लेते हैं और श्वास को निकलने के लिए बहुत ही कम जगह बचती है। तो हवा होती है थोड़ी घर्षण के साथ बाहर निकलती है। जैसे हम कोई भी चीज़ में घर्षण करते हैं तो उसमें क्या पैदा होती है? उष्मा पैदा होती है। जैसे हम हमारे हाथों को आपस में रगड़ेंगे तो थोड़ी देर रगड़ते ही हमारी वो भाग के हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। ऐसे ही जैसे हवा थोड़ी घर्षण के साथ बाहर निकलेगी तो उसमें थोड़ी ऊष्मा पैदा होगी, इस कारण इसको क्या बोला जाता है? ऊष्म वर्ण बोला जाता है। अब यहाँ पर है कुछ विशेष तथ्य हैं, यानी अयोगवाह ध्वनियाँ हैं, अंग ए हैं। तो इनको अयोगवाह क्यों कहा जाता है? इनको अयोगवाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऐसी ध्वनियाँ हैं इनका योग अयोग वाह है। मतलब इसको जैसे हम टुकड़े करेंगे तो हो जाएगा ए धन योग धन वाह है, यानी योग का मतलब मेल,
ए का मतलब नहीं, यानी इनका मेल न तो स्वर के साथ है और न ही व्यंजन के साथ है, यानी इनको न तो अंग एह को न तो स्वर माना गया है और न ही व्यंजन माना गया है। फिर भी ये आवश्यकता के अनुसार इन व्यंजन वर्णों के द्वारा स्वर वर्णों के द्वारा ग्रहण की जाती हैं। एंड जिसकी आवश्यकता पड़ती है, अंग की आवश्यकता पड़ती है तो अंग को ग्रहण कर लेते हैं, एह की आवश्यकता पड़ती है तो एह को ग्रहण कर लेते हैं, आवश्यकता के अनुसार इसको ग्रहण करते हैं और इनकी आवश्यकता भी पड़ती है। जैसे आप देखेंगे एक होता है जैसे चिंता, तो अब इसमें किसको ग्रहण किया गया, अंग को ग्रहण किया गया, किसको ग्रहण किया गया, अंग को। ऐसे देखेंगे हम, एक होता है अंत, इसमें भी किसको ग्रहण किया गया, अनुस्वार को ग्रहण किया गया है। अब ये जो अनुस्वार वर्ण है, ये सभी जो व्यंजन हैं उनके पंचमाक्षर में इसको ग्रहण किया जाता है। अहद ये जो होता है इसको है के समान इसका उच्चारण होता है, तो इनकी भी जिसको आवश्यकता होती है वो आवश्यकता अनुसार इसको क्या करते हैं, ग्रहण करता है। जैसे लिखते हैं अतः, जैसे लिखा गया अतः, तो यहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ी तो इसको लिया गया है। इस कारण यानी ये किस नाम जाने जाएंगे, अयोगवाह ध्वनियों के नाम से जाने जाएंगी। अयोगवाह ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, अंग ए हैं, ये दो ध्वनियाँ अयोगवाह में क्या होती हैं, शामिल होती हैं। फिर नीचे बात है संयुक्ताक्षर की, किसकी बात आती है, संयुक्ताक्षर की बात आती है। तो हिंदी में संयुक्ताक्षरों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है, 4 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 4 मानी जाती है। इनको संयुक्ताक्षर के नाम से क्यों जाना जाता है, क्षेत्र गे श्रेय, इनको संयुक्ताक्षर के नाम से क्यों जाने जाते हैं, क्योंकि इन वर्णों का जो उच्चारण होता है ये 2 स्वर वर्णों के मेल से होता है। जैसे क्ष है, जो क्ष है इसमें क्या होता है, एक तो क व्यंजन होता है, एक स व्यंजन होता है। क और स व्यंजन दोनों मिलकर के इसका निर्माण करते हैं, क्ष का निर्माण करते हैं। क और स मिलकर किसको बनाते हैं, क्ष को बनाते हैं। त्रय में भी 2 व्यंजनों का मेल होता है, एक होता है त और दूसरा होता है र। त और र ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, त्रय का निर्माण करते हैं। ऐसे ही गे है, इसमें क्या होता है, जय और ये मिलते हैं, जय और ये मिलकर किसको बनाते हैं, गे को बनाते हैं। ऐसे ही स्र होगा, इस स्र में क्या होगा, स और र मिलकर किसको बनाएंगे, स्र को बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये संयुक्ताक्षर हैं। संयुक्ताक्षर के बारे में आप समझ गए होंगे कि इन अक्षरों का उच्चारण होता है 2 व्यंजन वर्णों के मेल से होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण 2 व्यंजन वर्णों के मेल से होते हैं वे संयुक्ताक्षर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये हमारा वीडियो था, इसमें कुछ बच गए हैं वो हमारे अगले भाग, यानी इसमें जो शेष बच गए हैं वो भाग 3 में आएगा। इसके उच्चारण स्थान कौन से हैं और इनको प्रयत्न के आधार पर किस किस नाम से इसको जाना जाता है। जैसे आपने इस वीडियो में शुरू में पढ़ा था सभी स्वर अलग प्राण होते हैं, सभी स्वर महाप्राण होते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ व्यंजन होंगे वो अलग प्राण होंगे, कुछ महाप्राण होंगे, कुछ अलग प्राण होंगे, कुछ महाप्राण होंगे, कुछ घोष होंगे, कुछ अघोष होंगे। अब यहाँ पर इस इनके भी उच्चारण स्थान अलग होते हैं। से का उच्चारण स्थान क्या है, ये का उच्चारण स्थान क्या है का उच्चारण स्थान क्या है, इसके बारे में ये जो बातें हैं वो अगले वीडियो में आपको बताई जाएंगी। तो प्रिय मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इसके बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो में आपको कोई सुझाव आया हो, आपके दिमाग में कोई विचार आया हो तो आप ये विचार हमें अवश्य बताइए। अगर हमारी आपको कोई कमी दिखाई दे वो कमी भी आप अवश्य इसमें कमेंट में लिखिए, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।